नमस्कार। आप सभी का बायजूस आईएएस हिंदी में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम 21 मई 2021 को द हिंदू समाचार पत्र में प्रकाशित प्रमुख समाचारों और आलेखों का विश्लेषण करेंगे। ये क्लास सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही लाभदायक रहने वाली है। आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले देखते हैं आज की क्लास के प्रमुख विषयों को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के विषय को। इसके बाद संतुलन की राह, भारत, फिलिस्तीन और इजरायल के संबंध में, महामारी और संघीय संरचना। उसके बाद नौकरशाही में परिवर्तन का समय। तत्पश्चात म्यूकर माइकोसिस नाम की एक नई बीमारी जिसका संबंध विशेष रूप से कोविड-19 से रिकवर हुए पेशेंट्स से संबंधित है। इसके बाद मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे और उनके उत्तर किस प्रकार से लिखे जाने चाहिए उस पर भी चर्चा करेंगे। क्लास का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए और शुरुआत करते हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के साथ में। स्टूडेंट्स, इस समाचार को पेज संख्या 6 से लिया गया है। इसे हम GS2 सोशल जस्टिस के साथ में जोड़ सकते हैं। समाचार है द फॉल्ट लाइन ऑफ पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। चर्चा में क्यों है? इस महामारी के दौरान इस तरह के दृश्य हमने खूब देखे कि जहां पर पेशेंट्स को बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही, इसके अलावा जीवन रक्षक दवाइयां नहीं मिल रही। तो निश्चित रूप से इस महामारी से उबरने के बाद हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि सार्वजनिक देखभाल प्रणालियों का जो ढांचा है उसे मजबूत किया जाए। विश्व बैंक के आंकड़ों से पता चलता है कि 2017 में भारत में 1 लाख लोगों पर 85.7 चिकित्सक थे, डॉक्टर थे। पाकिस्तान में यही आंकड़ा 98 था, श्रीलंका में 100 था। अगर हम बेड्स की बात करें तो हमारे यहां पर 53, पाकिस्तान में पर 1 लाख लोगों पर 63 बेड्स, बांग्लादेश में 79.5, श्रीलंका में 415। अगर हम नर्स और दाई दाई आप लोग जानते होंगे, गांवों के अंदर में जो स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए ANM वगैरह होती हैं, वो जो आशा वर्कर्स जो होती हैं, मुख्य रूप से उनका संबंध है इसके साथ में। तो भारत के अंदर में 1 लाख लोगों के ऊपर 172.7 इनकी संख्या है। श्रीलंका में आंकड़ा हमसे अधिक है, 220 है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में हमसे कम है। लेकिन हमें मुख्य रूप से डॉक्टर्स की संख्या और बेड्स की संख्या पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सेंटर फॉर इकोनॉमिक डेटा एंड एनालिसिस, इसका संबंध अशोका यूनिवर्सिटी के साथ में है। इन्होंने अपने आंकड़ों से यह बात बताई कि स्वास्थ्य पर जो व्यय है वो कई वर्षों से स्थिर है। 2013-14 में ये GDP का 1% था, 17-18 में 1.28% था। अगर आप मेरा कल का वीडियो देखें तो मैंने वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंदर में स्वास्थ्य पर जो व्यय है उसकी बात की है और वो भी 1% के आसपास ही है। ऐसा समय जब हमें स्वास्थ्य पर अपने व्यय को और बढ़ाने की आवश्यकता थी, हमारा व्यय अभी भी स्थिर बना हुआ है। इसके अलावा कुछ प्रशासनिक विषय भी हैं यहाँ पर। जैसे अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य जो है वो राज्य सूची का विषय है और जो महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्थान है जो जानकारी इकट्ठी करते हैं, जैसे कि रोग नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय केंद्र, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये संस्थाएं जो हैं वो केंद्र के नियंत्रण में आती हैं। तो निश्चित रूप से केंद्र और राज्यों के बीच में एक बेहतर समन्वय के बिना हम स्वास्थ्य बाधाओं को पार नहीं कर पाएंगे। अब इन दोनों संस्थाओं के बारे में कुछ मूलभूत बिंदु आपको हमेशा पता होने चाहिए। जैसे NCDC का प्रमुख कार्य है कि भारत के अंदर में अगर कोई नई बीमारी फैल रही है, कोई संक्रामक बीमारी फैल रही है, तो उसके संबंध में आंकड़े इकट्ठा करें। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय दिल्ली के अंदर में है। इसके अलावा ICMR का मुख्य काम है कि अगर कोई बीमारी बड़े क्षेत्र में फैल रही है तो उस बीमारी से निपटने के लिए किन दवाओं का प्रयोग किया जाएगा, किन किन मेडिकल उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा, इन सब के संदर्भ में गाइडलाइंस को जारी करना, उस बीमारी से निपटने के लिए दवाओं को, वैक्सीनों को, जो शोध है उसको बढ़ाना, ये सारे कार्य ICMR के हैं। 1911 में इसकी स्थापना हुई थी
और तब से लेकर के ये संस्था अभी तक भारत में काम कर रही है और वर्तमान महामारी से निपटने में आईसीएमआर की भूमिका आप लोगों ने खुद भी देखी है। लगातार गाइडलाइंस आती रहती हैं आईसीएमआर की कोविड-19 महामारी के संदर्भ में। अब स्टूडेंट्स, एक अगला विषय हमारे सामने आता है कि भारत के अंदर में स्वास्थ्य व्यय के संदर्भ में अलग अलग राज्यों के अंदर भी असमानता है। जैसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर स्वास्थ्य पर व्यय लगातार कम है। उड़ीसा की स्थिति एक हद तक ठीक है, खासतौर पर 2010 के बाद से। और इसीलिए हम लोग इस बात को भी देख रहे हैं कि कोविड-19 महामारी से निपटने में उड़ीसा का जो प्रदर्शन है वो एक हद तक ठीक भी है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च हमें कम दिख रहा है, हमने अभी बात की। लेकिन हम इस बात को भी लगातार देख रहे हैं कि लोग अपने स्वास्थ्य के ऊपर में अपनी जेब से अधिक धन खर्च कर रहे हैं भारत के अंदर में। इसी को हम लोग कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, और इसका संबंध सीधे तौर पर जो वंचित वर्ग है उसकी गरीबी के साथ भी है। जरा देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में कुल स्वास्थ्य व्यय का 62% आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर है, और यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा से संबंधित है। अब यही वो क्षेत्र हैं भारत के अंदर में जहां पर गरीबी बहुत अधिक है, आबादी बहुत अधिक है, अशिक्षा बहुत अधिक है, मातृ मृत्यु दर बहुत अधिक है, शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक है। मतलब स्थितियां मानव विकास के सूचकांकों पर अच्छी नहीं है। तो अगर इन क्षेत्रों के अंदर में सरकार स्वास्थ्य के ऊपर अपने व्यय को आगे बढ़ाएगी तो निश्चित रूप से गरीबी के संकट से भी बाहर निकल पाएंगे। कार्यबल स्वस्थ होगा तो आर्थिक विकास में अच्छा योगदान भी दे पाएगा। सरकार की भूमिका निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, हम इसी को देख रहे हैं। अब भारत के अंदर में कुछ विरोधाभास हमें देखने को मिले। जैसे जब पहली लहर आई कोविड-19 की तो सरकार ने बहुत जल्दी डिक्लेयर कर दिया कि हम इस महामारी से पार पा चुके हैं और सारा क्रेडिट केंद्र सरकार को दे दिया गया। लेकिन अब जब दूसरी लहर में महामारी की स्थिति और गंभीर हो गई है तो अधिकांश जिम्मेदारियां राज्यों को दे दी गई। दवा का इंतजाम करने की, ऑक्सीजन का इंतजाम करने की, वैक्सीन का इंतजाम करने की। अब मान लीजिए ऑक्सीजन का इंतजाम करने के लिए और वैक्सीन खरीदने के लिए जो राज्य हैं वो अलग अलग डील करते हैं अलग अलग कंपनियों के साथ में, तो निश्चित रूप से इनको दाम अधिक देने पड़ेंगे, अधिक प्राइस लगेगा। लेकिन अगर ये काम केंद्र सरकार कर दे तो बल्क में वो सबके लिए खरीदेगी तो प्राइस कम देने पड़ सकते हैं। और इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है यूरोपियन यूनियन का, जिसने अपने मेंबर स्टेट्स के लिए वैक्सीनों की खरीदारी एक साथ की, बल्क में फार्मा कंपनीज के साथ में एक साथ नेगोशिएट किया, तो निश्चित रूप से उन्हें वैक्सीन के डोजेस भी कम कीमत पर अधिक मिले। संसाधनों के बंटवारे में केंद्र की भूमिका महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से विकेंद्रीकरण अच्छा है। अभी भारत को केंद्रीकरण की आवश्यकता है और ये जो केंद्रीकरण है ये इस संकट काल की आवश्यकता है। राज्यों के पास संसाधन और रणनीति का अभाव एक बड़ी समस्या है और इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार को सामने आना ही पड़ेगा। अप्रैल 2020 में ये जो संस्था है CEDA, अशोका यूनिवर्सिटी वाली, ये एक प्लान लेकर के आई थी। इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस यूनिट, महामारी तैयारी इकाई की स्थापना करनी चाहिए, जिसके माध्यम से रोग निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली को बेहतर बनाया जाए और उसी के अनुसार स्टेप लिए जाए। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन में समन्वय को आगे बढ़ाया जाए ताकि जिन क्षेत्रों में महामारी का प्रकोप अधिक है उन तक संसाधन पहुंचाए जा सकें। आर्थिक और सामाजिक लागत को कम किया जाए। ऐसे कई सारे परिवार हैं जिनमें इकलौते कमाने वाले सदस्य की इस महामारी की वजह से मृत्यु हो गई, तो ये भी तो हमारे सामने एक चुनौती रहेगी। इससे हम कैसे निपटेंगे? जो लोग गरीबी की तरफ जा रहे हैं इस महामारी के कारण, अभी हम इसकी बात करेंगे तीसरे पॉइंट में। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए जो संवाद है उसको भी बढ़ाना होगा। कई सारे लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर के भ्रम है, उन भ्रम को भी दूर करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में। हम अब आते हैं महामारी की वजह से जो गरीबी बढ़ी है उससे हम कैसे निपटेंगे,
लोगों की नौकरियां चली गई, इकलौते कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो गई, बच्चे अनाथ हो गए। तो इससे भी निपटने के लिए सरकार को प्लान तैयार करने पड़ेंगे, योजनाएं तैयार करनी पड़ेंगी। स्टूडेंट्स, हमारा अगला समाचार है पेज संख्या 6 से। इसको हम जोड़ेंगे GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में। बैलेंसिंग एक्ट। और क्या है इसमें? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक सत्र हुआ था अभी। भारत जो कि सुरक्षा परिषद के अंदर में अस्थायी सदस्य है, उसने अपने नए मित्र इजराइल को छोड़े बिना फिलिस्तीन के लिए अपने पारंपरिक समर्थन की पुष्टि कर दी है। और इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र परिषद में भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि हैं TS तिरुमूर्ति जी, उन्होंने इस बयान को सबके सामने रखा। आप जरा इस मानचित्र को देखें। ये जो गाजा का क्षेत्र है, यहीं पर फिलिस्तीन का हमास नामक एक चरमपंथी संगठन है, जिसके द्वारा इजरायल के क्षेत्रों पर और इजरायल के द्वारा फिलिस्तीन के इस गाजा स्ट्रिप वाले क्षेत्र पर लगातार बम वर्षा की जा रही है और इसमें बच्चों की भी जानें जा रही हैं। इसीलिए विश्व समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से यहां पर शांति को स्थापित करने के लिए यह प्रयास किया था, जहां पर भारत ने इस बयान को दिया है। भारत इन दोनों देशों के संदर्भ में द्विराष्ट्र समाधान को आगे बढ़ाता रहा है, दोनों के लिए अलग अलग मुल्क। अब भारत ने यहां पर इजरायल पर जो अंधाधुंध हमले हुए हमास के द्वारा, उसका विरोध किया, लेकिन संतुलन बनाने के लिए भारत ने इजरायल के द्वारा जो गाजा पर बमबारी की जा रही है उसका जिक्र नहीं किया। इसके अतिरिक्त भारत ने एक बात यहां पर स्पष्ट कर दी कि शेख जर्राह के अंदर में जो फिलिस्तीनी लोग हैं उनको निकाले जाने के जो प्रयास किए जा रहे हैं इजरायल के द्वारा, वो उचित नहीं है। भारत ने अपना विरोध जता दिया है। शेख जर्राह विवाद क्या है? दरअसल 1948 में जब इजरायल का निर्माण हुआ तब फिलिस्तीनी लोगों को स्टूडेंट्स यहां से हटाया गया और इसी को फिलिस्तीनी लोग अल नकबा या तबाही कहते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं शेख जर्राह का क्षेत्र यरूशलेम के अंदर में। यहां पर जो बस्तियां कुछ बच गई थी फिलिस्तीनी लोगों की, 1967 तक इस क्षेत्र पर जॉर्डन का कब्जा रहा और 1967 में जब 6 डेज वॉर हुआ तो इजरायल ने यरूशलेम के बाकी बचे हिस्से पर भी कब्जा कर लिया और यहां पर जो फिलिस्तीनी लोग रह रहे थे उन पर इस बात का दबाव बनाना शुरू किया गया स्थानीय इजरायली लोगों के द्वारा, इसके अलावा वहां के सरकारी संस्थाओं के द्वारा, कि तुम लोगों को यहां से हटना पड़ेगा। हालांकि यह विषय इजरायल की न्यायपालिका के सामने लंबित है, इस पर फैसला आना है, लेकिन विश्व समुदाय ने शेख जर्राह में फिलिस्तीन के लोगों का साथ देने का निर्णय किया है और भारत भी विश्व समुदाय के साथ खड़ा हुआ है। भारत इन दोनों क्षेत्रों में 1967 वाले जो स्थिति थी उससे पहले का जो बॉर्डर था उसका समर्थन करता रहा है, क्योंकि 1967 में जब 6 डेज वॉर हुआ तो इजरायल ने बहुत तेजी के साथ में आसपास के कई सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और भारत 1967 के बाद जो बॉर्डर तैयार किया इजरायल ने उसको मान्यता नहीं देता है। भारत शुरुआत से संप्रभु फिलिस्तीन का समर्थन करता रहा है और पूर्वी यरूशलेम को भारत फिलिस्तीन की राजधानी के रूप में स्वीकार भी करता रहा है। फिलिस्तीन के एक नेता हुआ करते थे यासर अराफात और वो भारत के एक अच्छे मित्र के रूप में जाने जाते थे और भारत की यात्राओं पर भी आते रहते थे। लेकिन भारत ने फिलिस्तीन के संदर्भ में जो भी कार्य किए हैं वो अंतरराष्ट्रीय नियम कानूनों को ध्यान में रखते हुए ही किए हैं, ताकि अगर कभी बदलाव करने पड़े तो हम वो बदलाव कर पाएं अपनी नीतियों में, और यही उचित है। लेकिन अगर हम इजरायल की बात करें तो शायद संतुलन की हमारी नीति काम नहीं कर पाई, क्योंकि इजरायल के जो नेता हैं नेतन्याहू, उन्होंने जब उन देशों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इजरायल का समर्थन किया तो उन्होंने अपने भाषण में भारत का जिक्र नहीं किया। अगर हम बात करें कि भारत का इजरायल के संबंध में पर्सपेक्टिव क्या रहा है, तो 1947 में ही भारत ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर में इजरायल के निर्माण का विरोध किया था। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत उसी समय धार्मिक आधार पर विभाजन के दर्द से गुजरा था और उसको बहुत अच्छे तरीके से जान रहा था, तो भारत नहीं चाहता था कि इस क्षेत्र के लोगों को भी उसी दर्द से गुजरना पड़े। लेकिन 1948 में जब अरब इजरायल युद्ध हुआ तो ना चाहते हुए भी वही सब हुआ। 1990 तक आते आते
भारत फिलिस्तीन का अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ध्यान में रखते हुए समर्थन करता रहा, मानवीय आधार पर, नैतिकता के आधार पर समर्थन करता रहा। इसी बीच 1990 के बाद में शीत युद्ध समापन की तरफ गया, यूएसएसआर का विघटन हो गया, अमेरिका का उदय हो रहा था और अमेरिका ने इजरायल और फिलिस्तीन के बीच शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। मैड्रिड स्पेन के अंदर में सम्मेलन हुआ 1991 में और इसी के बाद भारत ने इजरायल के साथ में अपने राजनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाना शुरू किया 1992 से। इसके बाद इजरायल और फिलिस्तीन के बीच एक बेहतरीन समझौता हुआ शांति के लिए ओस्लो, नॉर्वे के अंदर में 1993 में, जहां पर दोनों क्षेत्र इस बात के लिए सहमत हुए कि वो यहां पर शांति को स्थापित करेंगे। लेकिन ओस्लो अकॉर्ड लंबा चला नहीं, वो एक अलग मुद्दा हो जाता है। हम चूंकि भारत की बात कर रहे हैं तो वहीं पर लौट के आ जाते हैं। अगर हम भारत की फिलिस्तीन नीति को ध्यान से देखें तो ये प्रैक्टिकल है, आइडियलिज्म पर, आदर्श पर आधारित नहीं है। भारत अरब देशों पर तेल के लिए निर्भर करता है और अरब देश फिलिस्तीन के समर्थक हैं। इसके अतिरिक्त सुरक्षा की अगर हम बात करें तो इजरायल ने हमारा सहयोग किया है 1992 के बाद, यह बात सच है। लेकिन हालिया दिनों में भारत ने इस बात को भी दिखाया है कि अपनी सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए अब हम किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहेंगे। हम रूस से भी हथियार खरीद रहे हैं, सुरक्षा सामग्रियां खरीद रहे हैं, अमेरिका से भी खरीद रहे हैं, फ्रांस से भी खरीद रहे हैं, जर्मनी का भी सहयोग लेने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से भारत ने इस क्षेत्र में डाइवर्सिफिकेशन को आगे बढ़ाया है। और अगर हम अरब देशों पर तेल की निर्भरता की बात करें तो भारत इस क्षेत्र में भी इसी संदर्भ में प्रयास कर रहा है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंदर में कुछ भी स्थिर नहीं कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा परिषद में अधिकांश देश इजरायल के द्वारा इस कब्जे का विरोध करते हैं और निश्चित रूप से वैश्विक समुदाय जिस पक्ष में होगा वही पक्ष सुरक्षित माना जाता है। और भारत की जो आकांक्षा है सुरक्षा परिषद के अंदर में स्थायी सदस्य बनने की, उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए भी हमें अधिकांश देशों का समर्थन चाहिए होगा। तो ये नीति निश्चित रूप से एक यथार्थवादी नीति है, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि। स्टूडेंट्स, हमारा अगला समाचार पेज संख्या 6 से ही है। GS2 पॉलिटी के साथ में इसको हम जोड़ेंगे सरकमवेंशन। The center has a duty not to bypass political leadership in dealing with states. Students, यहाँ पर जो विषय चर्चा में है वो है कि केंद्र अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए राज्य के राजनीतिक नेतृत्व की उपेक्षा नहीं कर सकता है। और ऐसी दो घटनाएं हालिया संदर्भों में देखने को मिली। एक घटना रही प्रधानमंत्री की जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, जिलाधिकारी हैं, उनके साथ में वर्चुअल मीटिंग्स कि इस महामारी से हम कैसे बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। और एक मामला रहा केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की राज्य के शिक्षा सचिवों के साथ बैठकें, जिसपे नई शिक्षा नीति पर चर्चा हुई, कक्षा 12 की परीक्षाएं किस प्रकार से कराई जाएं, ना कराई जाएं, इस पर चर्चा हुई। तमिलनाडु ने जो शिक्षा मंत्री के साथ मीटिंग थी, इसमें वहां के तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री ने किसी भी अधिकारी को नॉमिनेट ही नहीं किया मीटिंग में जाने के लिए। बाद में बयान आया उनकी तरफ से कि हमारा विरोध मीटिंग का नहीं था, मीटिंग तो आवश्यक थी, लेकिन जिस तरीके से राज्यों के नेतृत्व को नजरअंदाज करके ये मीटिंग्स की जा रही हैं, ये तरीका सही नहीं। केंद्र राज्यों के नेतृत्व को नजरअंदाज करके अगर राज्यों के अधिकारियों से सीधे तौर पर वार्ता करेगा तो निश्चित रूप से यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत सही नहीं कहा जाएगा। ये बात सच है कि भारत में संघीय ढांचा केंद्र की तरफ झुका हुआ है, लेकिन राज्यों को भी पर्याप्त महत्व मिलना चाहिए। और यह बात भी सच है कि हम एक संकट काल की स्थिति से गुजर रहे हैं। केंद्र को एक एक्टिव रोल निभाने की आवश्यकता है, लेकिन विकेंद्रीकरण की सीमाओं को भी हमें ध्यान में रखना होगा। हम जितना उनका सम्मान कर सकते हैं हमें उतना सम्मान करना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विधायिका शक्तियां भारत के अंदर में 7वीं अनुसूची के आधार पर बटी हुई हैं। इसमें एक लिस्ट राज्यों की है कि ऐसे विषय जिन पर राज्य कानून बना सकते हैं, एक सूची है संघ की कि इन विषयों पर संघ कानून बना सकता है, केंद्र कानून बना सकता है, और एक सूची है समवर्ती सूची जिस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखें
संघवाद को प्रदर्शित करता हुआ, तो इसको ये जो कॉमन एरिया है इसको आप कह सकते हैं ये समवर्ती सूची का एरिया है। तो भारत के अंदर में मैंने अभी आपको बताया कि संघीय ढांचा केंद्र की तरफ झुका हुआ तो है, लेकिन राज्यों की स्वायत्तता का भी सम्मान होना चाहिए, चाहे वो संकट काल ही क्यों ना चल रहा हो। एक बार राजीव गांधी ने पंचायती राज के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के जिला प्रशासन के प्रमुखों को संबोधित किया था, लेकिन उस समय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का शासन था, केंद्र में भी कांग्रेस की ही सरकार थी, और तब यह कहा गया था कि अनुच्छेद 256 और 257 इस तरह की सीधी बातचीत की अनुमति देते हैं और ये प्रावधान निर्धारित करते हैं कि राज्य संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य है और केंद्र सरकार भी कुछ निर्देश दे सकती है राज्यों को। लेकिन स्थितियां तब बिगड़ जाती हैं जब केंद्र में अलग पार्टी की सरकार होती है, राज्य में अलग पार्टी की सरकार होती है। और मैंने अभी आप लोगों को बताया इसी सेशन में चर्चा करते हुए कि कई सारे संदर्भों में केंद्र की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण हो जाती है, जैसे कि संसाधनों का आवंटन करने में, इस महामारी के विरोध में प्रतिक्रिया देने में, आपदा प्रबंधन अधिनियम को लागू करने में। हमें इन बातों का भी ध्यान रखना होगा कि केंद्र अपने शक्तियों का प्रयोग करे, केंद्रीकरण की भावना का प्रयोग करे, लेकिन वो इन घटनाओं को, इन चर्चाओं को इस तरह से आयोजित करे कि राज्यों में जो राजनीतिक नेतृत्व है उससे किसी प्रकार की असुविधा ना महसूस हो, संघीय ढांचे पर किसी प्रकार का नकारात्मक असर ना जाए। स्टूडेंट्स, हमारा अगला समाचार पेज संख्या 7 से लिया गया है। GS2 गवर्नेंस के साथ में इसको हम लोग जोड़ेंगे, द आउटडेटेड नेचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। वर्तमान समय में कई सारे देशों के अंदर में अभी भी नौकरशाही के पुराना मॉडल ही काम कर रहा है, और ये जो महामारी हमारे सामने आई है इसकी वजह से सभी लोक संस्थाओं पर दबाव बढ़े हैं, उनकी कमियां भी उभर कर सामने आई हैं, लेकिन नौकरशाही की अक्षमता सबसे अधिक उभर कर सामने आई है। लेकिन एक बात हमें और देखने को मिली है कि इस समय अगर सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज मिलकर के काम करें तो हम इस संकट का सामना कर सकते हैं और भविष्य की चुनौतियों से भी निपट सकते हैं। अधिकांश देशों में अभी भी नौकरशाही का जो मैक्स वेबर का बनाया हुआ मॉडल रहा है वही चलता है। मैक्स वेबर एक जर्मन विचारक थे, लोक प्रशासन में इनका बहुत बड़ा नाम है। वेबेरियन नौकरशाही की स्टूडेंट्स विशेषता यह है कि ये पद के आधार पर नेतृत्व को आगे बढ़ाती है, कि जैसे IAS वगैरह हैं तो वो विशेषज्ञ नहीं होते हैं किसी क्षेत्र के, उन्हें सामान्य जानकारियां होती हैं। लेकिन मेडिकल फील्ड के अंदर में इस महामारी से निपटने में जितनी जानकारी किसी मेडिकल एक्सपर्ट को होगी उतने की उम्मीद हम किसी IAS अधिकारी से नहीं कर सकते हैं। जो बदलाव होना चाहिए था इस क्षेत्र के अंदर में वो होना चाहिए था कि कार्य क्षेत्र के आधार पर भी नेतृत्व को आगे बढ़ाना चाहिए, कि व्यक्ति के अंदर जो विशेष योग्यताएं हैं, जो विशेष ज्ञान है, उसके आधार पर भी लीडरशिप को प्रमोट करना चाहिए। जो कार्य क्षेत्र आधारित नेतृत्व है उसमें हम क्या बात देखते हैं विशेष रूप से, कि जब किसी व्यक्ति को किसी विशेष स्थिति में किसी विशेष जिम्मेदारी को दिया जाता है। हम यहाँ पर एक उदाहरण को देखते हैं, जैसे अगर कोई IAS ऑफिसर है, उसने किसी विशेष स्थिति से निपटने के लिए अपने जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनको कुछ आदेश दे दिए, लेकिन अब जो ये सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं, जो अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं, जब ये उस हालात में पहुंचेंगे तो इनका जो रिएक्शन होगा वो सिचुएशनल होगा, सिचुएशन पर आधारित होगा। ये महज जो हूबहू उनको आदेश मिले थे उनका पालन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में जो अच्छा आदेश है वो कौन दे सकता है, जिससे उस सिचुएशन की अधिक जानकारी हो, या एक ऐसा व्यक्ति जिसे उस सिचुएशन की बहुत गहरे में जानकारी नहीं है। तो यहीं पर रोल आता है एक्सपर्ट्स का, जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनका, और जो जर्नलिस्ट होते हैं, मतलब कि जो सामान्य जानकारियां रखते हैं उन लोगों का। तो निश्चित रूप से विशेषज्ञों का पलड़ा एक हद तक भारी रहेगा। भारत में नौकरशाही में जब सुधार की बात होती है तो अक्सर बात की जाती है कि नए लोक प्रबंधन की तकनीकों को अपनाया जाए। इसमें निजीकरण पर बल दिया जाता है, निजी क्षेत्र के प्रबंधन के जो तरीके हैं उनको अपनाने की बात कही जाती है।
लेकिन कोविड-19 महामारी ने निजी क्षेत्र की कमियों को भी स्पष्ट कर दिया है। इसके अतिरिक्त भारत की विविधता, विषमता, ये हमें इस बात की इजाजत नहीं देती है कि हम निजी क्षेत्र के ऊपर में बहुत अधिक भरोसा करें, क्योंकि इस यूनिटी इन डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए हमें हर क्षेत्र के लोगों को सिस्टम के अंदर में लाना होगा और उसके लिए हम अधिक भरोसा सरकारी क्षेत्र पर ही कर सकते हैं। हाँ, प्रयोग किए जा सकते हैं, निजी क्षेत्र का सहयोग लिया जा सकता है और इसी संदर्भ में लोक शासन का एक नया मॉडल सामने रखा जाता है, सहयोगात्मक शासन का, जिसके अंदर में इन तीनों क्षेत्रों का सहयोग लेने की बात कही जाती है। और वैसे भी इस महामारी के समय में लोक सेवाओं को प्रदान करने में नागरिक समाज, विशेष रूप से एनजीओ ने बहुत महत्वपूर्ण सकारात्मक भूमिका निभाई है। हमें समझना पड़ेगा कि एनजीओ सरकार के सहायक हैं। जहां पर सरकारी मशीनरी नहीं पहुंच पाती है, वहां एनजीओ पहुंचते हैं और काम करते हैं। इस महामारी ने इनके रोल को और स्पष्ट कर दिया है और अब आवश्यकता है समन्वय को बढ़ाने की। सामान्यज्ञ बनाम विशेषज्ञ, इस पर निश्चित रूप से खुली चर्चा होनी चाहिए। और अगर हम बात करें विशेषज्ञ लोगों की उपलब्धियों पर, तो ऐसे कई सारे परिवर्तन, ऐसी कई सारी क्रांतियां भारत के अंदर में इन्हीं विशेषज्ञों के द्वारा लाई गई हैं, जिन्होंने सरकारी मशीनरी के साथ मिलकर के काम किया। जैसे हरित क्रांति की हम बात करें तो एक लीडर जो रहे वो एमएस स्वामीनाथन रहे। दुग्ध उत्पादन की हम बात करें, व्हाइट रिवॉल्यूशन की बात करें तो वर्गीस कुरियन का नाम सामने आता है। आधार इनेबल्ड सर्विसेज की बात करें तो एक टेक्नोक्रेट नंदन नीलकेड़ी का नाम सामने आता है। आईटी रिवॉल्यूशन की बात करें तो सैम पित्रोदा का नाम सामने आता है, जिन्होंने सरकारी मशीनरी के साथ मिलकर के काम किया और महत्वपूर्ण परिवर्तन स्थापित किए। स्टूडेंट्स, हमारा अगला समाचार पेज संख्या 1 और 8 से संबंधित है। जीएस प्रीलिम्स के साथ में इसे हम जोड़ सकते हैं। डिक्लेयर म्यूकरमाइकोसिस एंड एपिडेमिक सेंटर टू स्टेट्स। ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं हेल्थ मिनिस्ट्री के लव अग्रवाल जी। उन्होंने कहा है कि म्यूकरमाइकोसिस से हम निपट सकते हैं अगर हम कई पक्षों को साथ में लेकर के चलें और इस संदर्भ में एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897 का प्रयोग भी हमें करना होगा। जरा देखते हैं इस बीमारी के बारे में। दरअसल स्टूडेंट्स, म्यूकरमाइकोसिस जो है ये एक फंगल इन्फेक्शन है, फफूंद के द्वारा फैलने वाला संक्रमण है। काफी तेजी से फैलता है, बड़ा एग्रेसिव है और इसकी वजह से किसी व्यक्ति के कान, नाक, गले में, मुंह में नुकसान पहुंच सकते हैं। हालांकि बहुत अधिक संक्रामक नहीं है, लेकिन अगर समय पर ध्यान ना दिया जाए तो जानलेवा साबित हो सकता है। पैरालिसिस कॉज कर सकता है अगर ब्रेन तक पहुंच जाता है तो। किन लोगों में अधिक फैल रहा है? ऐसे लोग जो कोविड-19 के संक्रमण से उबर चुके हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है डायबिटीज की वजह से, या फिर उन्होंने स्टेरॉयड का एक लंबे समय तक प्रयोग किया है, तो उन लोगों के अंदर में म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस भी इसको हम लोग कहते हैं, ये बीमारी फैल रही है। इसके इलाज में एंटी फंगल ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें एक बड़ा नाम है एम्फोटेरिसिन बी का, जिसका डॉक्टर्स की देखरेख में प्रयोग करके इस बीमारी को काबू किया जा सकता है। इसके अलावा कई गंभीर केसेस में सर्जरी की मदद भी ली जा रही है। अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 की। समय था औपनिवेशिक शासन का और इसी समय बॉम्बे के अंदर में ब्यूबोनिक प्लेग, जो कि एक समय में यूरोप में कहर बरपा चुका था, ब्लैक डेथ भी कहते हैं, ये फैल रहा था। और इसी समय भारतीय गवर्नर जनरल की परिषद के एक मेंबर थे जे वुडबर्न, वो इस अधिनियम को लेकर के सामने आए। इसके माध्यम से राज्य सरकारें महामारी के दौरान विशेष उपाय कर सकती थी, महामारी के दौरान विशेष नियम निर्धारित कर सकती थी। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता तो उसको दंडित भी कर सकती थी और उनको जो दंड दिए जाने थे वो आईपीसी की धारा 188 के साथ में जुड़े हुए थे। अब इसमें क्या प्रावधान है कि अगर इन नियमों का उल्लंघन किया गया तो कम से कम 1 महीने और अधिकतम 6 महीने की कैद और 1000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। अब बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्नों की। महामारी से उबरने के बाद सार्वजनिक देखभाल प्रणालियों को मजबूत करना भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। चर्चा कीजिए। 250 शब्द 15 अंक।
अब देखिए, इसकी भूमिका को लिखते समय आप सबसे पहले सार्वजनिक देखभाल प्रणालियों पर जो दबाव आया है इस महामारी के दौरान उसको बताएंगे। विश्व बैंक के जो आंकड़े हैं उनको बताएंगे, जो मैंने अपनी चर्चा के दौरान आपके सामने रखे थे, डॉक्टरों के संदर्भ में, बेड्स के संदर्भ में, नर्सेस के संदर्भ में। इसके अलावा स्वास्थ्य पर केंद्र और राज्य के जो अधिकार क्षेत्र हैं, जैसे कि स्वास्थ्य का विषय राज्य सूची में आता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण संस्थान है वो केंद्र के पास चले जाते हैं। तो इन दोनों के बीच समन्वय कैसे स्थापित होगा, राज्य सूची के संदर्भ में और इन महत्वपूर्ण संस्थानों के संदर्भ में। इसके अतिरिक्त राज्यों के स्तर पर स्वास्थ्य व्यय में जो असमानताएं हैं उस पर ध्यान देना होगा। आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर जिस तरह से भारत के जो कमजोर राज्य हैं वहां पर अधिक है, गरीबी बहुत अधिक बढ़ जाती है आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर की वजह से। सार्वजनिक देखभाल प्रणालियों को मजबूत करके लोगों पर हम इस दबाव को घटा सकते हैं और निश्चित रूप से इसका उनकी आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक असर पड़ेगा। पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस यूनिट की चर्चा आप लोग कर देंगे, इसके कार्यों की चर्चा कर देंगे। निष्कर्ष रूप में केंद्र सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है निश्चित रूप से, और अलग अलग राज्यों के बीच में, केंद्र और राज्यों की नीतियों के बीच में सामंजस्य की आवश्यकता है। केंद्रीकरण वक्त की आवश्यकता है, लेकिन उसका प्रयोग भी समझदारी पूर्वक करना चाहिए ताकि राज्यों को असहज महसूस ना हो। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, भारत की फिलिस्तीन और इजरायल के प्रति नीति यथार्थवाद से प्रेरित है? टिप्पणी कीजिए। 150 शब्द 10 अंक। देखिए, सबसे पहले भूमिका में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का जो पक्ष रहा है उसका आप संक्षिप्त परिचय दे देंगे। मुख्य भाग में फिलिस्तीन के लिए भारत का जो पारंपरिक समर्थन रहा है उसको बताएंगे। इसके बाद 1947 के समय यूनाइटेड नेशंस के अंदर में भारत का जो रुख था उसको आप बताएंगे और किस तरह से भारत का रुख बदला, मैड्रिड कॉन्फ्रेंस, ओस्लो अकॉर्ड, इनको बता देंगे। और फिर आप बताएंगे कि किस प्रकार से भारत और इजरायल के पॉलिटिकल रिलेशंस 92 में स्टैब्लिश हुए। और फिर यथार्थवाद को स्पष्ट करना होगा। तो भारत की तेल पर निर्भरता है और अरब राष्ट्रों से हम अधिकांश तेल अपना मंगाते हैं, और अरब राष्ट्र फिलिस्तीन के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। तो निश्चित रूप से भारत की नीति यथार्थवाद पर आधारित है। इजरायल के साथ में संबंधों को आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि रक्षा क्षेत्र में वो हमारा एक सहयोगी हो सकता है, क्योंकि हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने डिफेंस सेक्टर को। तो इस तरीके से दोनों क्षेत्रों के साथ में हम एक संतुलन को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं जो कि यथार्थवाद पर आधारित है। अब अपने जो स्टेटमेंट्स हैं उनको जस्टिफाई करने के लिए आप ये लाइन लिखेंगे निष्कर्ष में कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हित प्रमुख होते हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई किसी का स्थायी शत्रु, स्थायी मित्र नहीं होता। और इस तरीके से आपका उत्तर संपूर्ण हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारे नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलते रहेंगे। बढ़िया से तैयारी करते रहें। अपना बहुत ध्यान रखिए। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। आज के वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।